हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ, उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट डिटरमाइन द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यानी एक पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटर की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन बताता है। ठीक है, मतलब किसके थ्रू आप उनसे वो ड्यूटीज़ असाइन करते हो। तो वो ऑप्शन है आपके पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड, द एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द ऑडिटर, रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो देखो जो भी एक ऑडिटर आप अपॉइंट करते हो, जब आप अपॉइंट करते हो उसे, तब आप एक एग्रीमेंट बनाते हो। ठीक है, वो एग्रीमेंट में ही आप डिसाइड करते हो कि उस ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ होंगी। राइट, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, द एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द पार्टनरशिप एंड ऑडिटर, यही डिसाइड करता है कि एक ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ होंगी। ठीक है, यह आपका राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं, द एसीसी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी इन इंडिया दैट डज नॉट ऑपरेट इट्स ओन प्लांट बट वॉज एस्टेब्लाइज्ड ओनली टू कंट्रोल द सब्सिडरीज इज एन इंस्टेंस ऑफ एन। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि एक एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी है जो इंडिया में है। ठीक है, उसका अपना वो कोई प्लांट ऑपरेट नहीं करती। इट मीन्स वो किसी भी तरह की कोई प्रोडक्शन कुछ भी वर्क नहीं कर रही है। राइट, बट वो सिर्फ और सिर्फ क्यों स्टेब्लिश हुई है, टू कंट्रोल द सब्सिडरीज। यानी उसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरी कंपनीज हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए उसे स्टेब्लिश किया गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शंस हैं ऑफस्प्रिंग, प्योर, मिक्स्ड और प्राइमरी। ठीक है, देखो इसके बेसिस पर अगर देखें तो कंपनी दो टाइप की होती हैं, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है 50% से ज़्यादा। ठीक है, 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है होल्डिंग कंपनी। तो इट मीन्स होल्डिंग कंपनी के पास राइट होता है सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करने का, ऑपरेट करने का। राइट, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो ऑपरेट की जाती है सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी ही है, बट होल्डिंग कंपनी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। राइट, तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग और प्योर, ये दो ऑप्शन हैं जो होल्डिंग कंपनीज के टाइप हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? वो होगा आपका प्योर। प्योर होल्डिंग कंपनी जो होती है वो ऑपरेट, मतलब जो स्टेब्लिश की जाती है इसी पर्पज से की जाती है कि वो सब्सिडरी कंपनीज को कंट्रोल करेगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, टाटा सन्स लिमिटेड। ठीक है, टाटा सन्स लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ उसका यही वर्क है, वो इसीलिए चल रही है कि वो जितने भी टाटा ग्रुप्स की कंपनी है, ठीक है, क्योंकि टाटा ग्रुप्स की n नंबर ऑफ कंपनीज हैं, सब्सिडरीज हैं, तो उन सारे टाटा ग्रुप्स की जितनी कंपनीज हैं उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? टाटा सन्स लिमिटेड। राइट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन दैट सीज अ ग्रुप ऑफ कॉमन शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स मैनेजिंग द पॉलिसीज ऑफ सेवरल कंपनीज। ठीक है, यानी एक ग्रुप है कॉमन शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का जो मैनेज कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसीज को विदाउट एनी फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बिना किसी फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के वो वर्क कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसीज को मैनेज कर रहे हैं। राइट, तो ये क्या कहलाता है? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, ट्रस्ट, इनफॉर्मल एग्रीमेंट और होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन पे अगर हम जाएं तो उसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बिजनेस कॉम्बिनेशन को। राइट, अब वो कौन कौन से हैं? एक है आपका एसोसिएशन, फिर आता है आपका फेडरेशन, एंड थर्ड आपका आता है कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन में क्या होता है कि बहुत सारी फर्म्स साथ मिलकर काम कर रही होती हैं। राइट, तो इसके जो कई सारे पार्ट्स हैं उनमें से एक है आपका कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो यहाँ पर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है जिसमें बहुत सारी कंपनीज या सेवरल कंपनीज की जो पॉलिसीज हैं वो एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा मैनेज की जा सकती हैं, कंट्रोल की जा सकती हैं। राइट, ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं, ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर। ओनर्स इक्विटी क्या होता है, मतलब उसका एग्जाम्पल फॉर्मूला आपसे यहाँ पूछा है। तो देखो, फिक्स असेट्स माइनस फिक्स लाइबिलिटीज, फिक्स असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स माइनस फिक्स लाइबिलिटीज, एंड टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ओनर्स इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स में से आप टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपके पास ओनर्स कैपिटल आ जाएगी, इक्विटी आ जाएगी। राइट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन जॉब्स आर ब्रॉड एंडेड इन स्कोप and complexity so that the person's overall area of job responsibility increases, it is a case of। यानी जब एक पर्टिकुलर जॉब का स्कोप इंक्रीज हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इट मीन्स जो भी वर्क था उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है,
इट मीन्स जो ओवरऑल एरिया था जॉब का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो एक कौन सा केस है? जॉब इवैल्यूएशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन में तो आप देखते हैं जॉब वर्थ कि जॉब की क्या वैल्यू है, राइट? जॉब जो भी है उसकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। जॉब स्पेसिफिकेशन में आप देखते हो कि उस जो भी पर्टिकुलर जॉब है उसमें जो भी आप एम्प्लॉय हायर करेंगे उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन यानी आप स्पेसिफिकली फाइंड करते हो कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं इस जॉब में, ठीक है, ये फुलफिल होनी चाहिए। एनलार्जमेंट में क्या होता है? जब एक जॉब में टास्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, यानी अभी तक आपको 4 टास्क परफॉर्म करने थे, अब आपको 6 टास्क परफॉर्म करने हैं, तो वो हो गया जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है, फिर आता है आपके जॉब एनरिचमेंट पे। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? जब आपके पास जो भी जॉब है, ठीक है, उसका स्कोप इंक्रीज हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट? ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होता है जिससे, तो वो आपका है जॉब एनरिचमेंट, यानी रिच हो गई आपकी जॉब। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर किया जाता है जॉब एनरिचमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो जॉब थी उसका स्कोप इंक्रीज हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, ओवरऑल एरिया ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई, राइट? तो यहाँ पर कोई टास्क इंक्लूड नहीं हुआ कि आपका काम ज़्यादा बढ़ गया हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका जॉब एनरिचमेंट का पार्ट है, राइट? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द मोटिवेशन प्रोसेस एंड नॉट द मोटिवेटर एज सच इज एसोसिएटेड विद, यानी जहाँ पर मोटिवेशन प्रोसेस इंक्लूड है ना कि मोटिवेटर्स। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करता है? नीड हायरार्की थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग थ्योरी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, तो ये सारी आपकी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, और अगर आपने मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं सारी थ्योरीज। एक होती है आपकी प्रोसेस थ्योरी, ठीक है, और एक होती है आपकी कंटेंट थ्योरी, राइट? कंटेंट थ्योरी को आप नीड थ्योरी भी कहते हो, यानी जिन भी थ्योरीज में ये कहा गया है कि पर्टिकुलर एक नीड जो है वो एक पर्सन के लिए मोटिवेटर की तरह वर्क करती है, राइट? वो उसे मोटिवेट करती है, तो वो सारी आपकी कंटेंट थ्योरी का पार्ट आ जाती है, राइट? जैसे कि नीड हायरार्की थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग थ्योरी, ये सारी नीड के ऊपर बेस्ड हैं, राइट? तो ये सारे इस कंटेंट थ्योरी का पार्ट हो जाते हैं। प्रोसेस थ्योरी में क्या कहा गया है? उन्होंने एक प्रोसेस के ऊपर बात की है, ठीक है, कि इस प्रॉपर प्रोसेस पे डिपेंड करता है एक पर्सन मोटिवेट होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही जाऊँ तो ये तीनों तो आपका नीड थ्योरी का पार्ट है, सिर्फ एक ये है आपकी जो प्रोसेस थ्योरी का पार्ट है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा भी है कि कौन सी ऐसा है रिलेट करता है यहाँ पर जो मोटिवेशन प्रोसेस से रिलेट करता है, राइट? प्रोसेस थ्योरी में आपकी कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं? रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी, गोल ओरिएंटेड थ्योरी और आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, राइट? तो यहाँ पर इन चारों में से सिर्फ एक यही ऑप्शन आपका है, तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इन सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ सेम इंडस्ट्रीज मे बी रेफर्ड टू एज, यानी एक ही इंडस्ट्री है, ठीक है, सपोज ले लीजिए आप ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री है, अब बहुत सारी कंपनीज हैं ऑयल के ही रिलेटेड, ठीक है, इंडस्ट्री तो ऑयल की ही है, राइट? जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक, वो सारी आपस में अगर जुड़ जाएं, ठीक, आपस में उनका एक कॉम्बिनेशन बन जाए या एक ग्रुप बन जाए, तो क्योंकि वो एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए आप किसके साथ जाएंगे? वर्टिकल के साथ। जब भी सेम इंडस्ट्री आएगा वर्टिकल के साथ जाएंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज आएगा तो आप हॉरिजॉन्टल के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे सेम इंडस्ट्री की बात हो रही है तो वर्टिकल के साथ जाएंगे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन वर्टिकल का ही पार्ट है, राइट? तो ऑप्शन तो आपके पास इनडायरेक्टली यहाँ पे 2 ही हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसमें भी आप वर्टिकल के साथ जाएंगे क्योंकि ये सेम इंडस्ट्री की बात कर रहा है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसमें आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल अगर आप एक वीट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, आप वीट बनाते हैं या सेल करते हैं, तो आपको सबसे पहले फार्मर्स से रिलेट करना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ आपको चाहिए होंगी, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ चाहिए होंगी, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स से वेयर हाउस में जाएगा, वेयर हाउस से ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद कहीं जाके वो आप तक आएगा, राइट? तो इट मीन्स यहाँ पर जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो अगर ये सारी इंडस्ट्रीज़ आपस में कॉम्बिनेशन बनाएं, इंटीग्रेट हो जाएं साथ में, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सेम इंडस्ट्रीज, तो आपका आंसर है वर्टिकल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पर आते हैं, डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट एम एट फाइनेंसिंग, यानी डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट किस चीज़ को फाइनेंस करने के लिए या किस नीड को फाइनेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर आप क्या करते हो, आप लोन लेते हो, ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन रख दी जाती है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पे करोगे लोन की पेमेंट, यानी जो भी इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करनी है
वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल आज आपने लोन ले लिया और आपने ये कंडीशन रख दी कि 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद ही आप पेमेंट स्टार्ट करोगे। इट मीन्स 6 मंथ और 1 ईयर तक आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, आप बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं, राइट। तो यही होता है डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट। ठीक, ये किस लिए यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल नीड्स, रिडेम्पशन ऑफ डेट, परचेज ऑफ GDRs एंड इम्पोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो देखो मोस्टली यूज़ किया जाता है इम्पोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को इम्पोर्ट करने के लिए, देखो जब भी आप इम्पोर्ट करते हो प्लांट एंड मशीनरी, आपको क्या चाहिए होता है, मतलब आप कुछ भी अगर इम्पोर्ट करते हैं तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए होता है। ठीक है, जो आपके बिहाफ पर एक्सपोर्टर को एश्योरेंस दिलाता है कि हाँ मेरे जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसकी पेमेंट मुझे मिल जाएगी, राइट। ये आपको बैंक इशू करके देता है, ठीक, कि एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद ये पर्सन इतने पेमेंट आपको कर देगा। ठीक है, अगर ये पर्सन नहीं कर पाता तो उसके बिहाफ पर बैंक करेगा, राइट। तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है यही आपका डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस इन्वॉल्व सर्टेन डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा बिजनेस कॉम्बिनेशन है जिसमें सर्टेन डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी गुड्स सप्लाई करने के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। तो देखो अभी मैंने डिस्कस किया था कि बिजनेस कॉम्बिनेशंस 3 टाइप के होते हैं, एसोसिएशन, फेडरेशन एंड कंसोलिडेशन, राइट। तो देखो फेडरेशन में क्या होता है, जितनी भी फर्म्स जो एक कॉमन बिजनेस में डील कर रही हैं, ठीक है, कॉमन बिजनेस यानी फॉर एग्जांपल आपके पास 5 फर्म्स हैं, ठीक है, और ये पांचों की पांचों शू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, शू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, इन्होंने अपना एक कॉम्बिनेशन बनाया, और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि जो अननेसेसरी जो वेस्टफुल कंपटीशन है इन सब के बीच में उसे अवॉइड करना, उसे ख़त्म करना। ठीक है, इन्होंने कैसे किया? इन्होंने प्राइस को कंट्रोल किया, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल किया। देखो 5 आपके पास इंडस्ट्रीज हैं, 5 फर्म है आपके पास जो शू मैन्युफैक्चर करें, अगर सबका प्राइस सेम होगा तो आप किसी के पास भी जाओगे। ठीक है, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं रह जाता। ठीक है, उसी को अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये किया। ठीक, फेडरेशन के 2 टाइप्स हैं यहाँ पर, एक है आपका पूल और एक है आपका कैटल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ पूल ही है। ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो पूल ही आपका करेक्ट आंसर है। पूल क्या होता है? बेसिकली इसमें आप एक एग्रीमेंट बनाते हो जिसमें सारी फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ठीक है, जिसमें आप सप्लाई या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंट्रोल करते हो, प्राइस को कंट्रोल करते हो, इनडायरेक्टली आप पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हो, राइट। तो राइट आंसर आपका पूल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज ₹1,50,000। ये यहाँ पर 1,50,000 है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, 15,000, 1,50,000 एंड प्रॉफिट आपको दे रखा है 50,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट आपके पास है 20%। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। यहाँ पर आपसे गुडविल की वैल्यू पूछी गई है एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आप 2 तरीके से फाइंड करते हो, एवरेज प्राइस मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। गुडविल निकालने का ये 2 तरीके हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब यहाँ पर आपके पास देखो प्रॉफिट दे रखा है और नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। अगर आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों गिवन है तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड से जा सकते हैं, राइट। सुपर प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो अब सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट है आपके पास 20%। 20% किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का आप निकालेंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 1,50,000 है, 1,50,000 का 20% क्या होगा? 30,000। इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट आपके पास 50,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास है 30,000। ठीक है, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? 20,000, राइट। सुपर प्रॉफिट आपके पास 20,000 का आ गया। अब आप इसे फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट आपके पास 20,000 है, मल्टीप्लाई में 100 और रेट कितना है आपके पास? 20%। ठीक है, तो इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 लाख। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 1 लाख आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, where all the debentures are redeemed, the balance left in the debenture sinking fund account is transferable to। यानी जब आपके सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाते हैं, ठीक है, तो जो बैलेंस बचता है डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? देखो डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट हम क्रिएट ही इसलिए करते हैं कि हम डिबेंचर्स की पेमेंट कर सकें। ठीक है, डिबेंचर्स की पेमेंट के लिए हम डिबेंचर सिंकिंग फंड मैनेज करते हैं, बनाते हैं। ठीक है,
तो जब डिबेंचर्स रिडीम हो गए, उनकी पेमेंट हो गई, उसके बाद जो सिंकिंग फंड अकाउंट में बैलेंस बचता है उसे आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? उसे आप ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व में, राइट? उसे आप ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व में। यही आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इन स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस व्हेन द स्पेक्युलेटर बायज द राइट टू सेल सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ऑन एन एग्रीड अमाउंट एट अ स्पेसिफिक टाइम, इट इज़ नोन एज। सबसे पहले तो ये जानो कि एक स्पेक्युलेटर कौन होता है जो शेयर्स परचेज कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज से। देखो, जब भी हम शेयर्स परचेज करते हैं, ठीक है, आप या मैं शेयर्स परचेज करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम शेयर्स परचेज करके उसे एज ए असेट्स यूज़ करेंगे, उसे एक लंबे समय तक अपने पास रिटेन करते हैं, ठीक है। जब ज़रूरत होती है तब आप उसे सेल कर देते हो, राइट? बट स्पेक्युलेटर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन नहीं करता शेयर। तो यहाँ पर स्पेक्युलेटर क्या करता है? देखो, उसने आज अगर शेयर्स परचेज किए तो ये पॉसिबल है कि वो नेक्स्ट डे ही उन्हें सेल कर दे। अगर उसे लगे कि आज शेयर्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया है तो वो नेक्स्ट डे भी उन्हें सेल कर सकता है। डिपेंड करता है उसे कहाँ दिख रहा है प्रॉफिट, ठीक है, वो उसी टाइम उन्हें सेल भी कर देता है। तो वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन नहीं करता, राइट? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हेन द स्पेक्युलेटर बाइज अ राइट टू सेल सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, यानी जब स्पेक्युलेटर के पास ये अधिकार होता है कि वो सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स को अग्रीड अमाउंट पे और एक स्पेसिफाइड टाइम पर परचेज कर सकता है, यानी जो अमाउंट उसने एग्री किया है अदर पार्टी के साथ उसी अमाउंट पर, ठीक है, और जो टाइम उसने डिसाइड किया उस टाइम पर वो उन्हें सेल कर सकता है, उससे आप क्या करते हो? ठीक है, तो देखो स्पेक्युलेटर क्या करता है, वो डिफरेंट फर्म्स के साथ ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट में आता है जिसमें वो ये अधिकार ले लेता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पर इतने पर्टिकुलर अमाउंट के साथ उन शेयर्स को सेल कर सकता है और परचेज कर सकता है, ठीक है। तो जब भी वो ये ऑप्शन लेता है कि वो अग्रीड अमाउंट और स्पेसिफिक टाइम पे सेल करेगा तो वो कहलाता है आपका पुट ऑप्शन, और जब भी वो ये अधिकार लेता है कि वो परचेज करेगा, ठीक है, यहाँ उनने सेल किया है, और जब भी वो परचेज करेगा तो वो कहलाता है आपका कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो इसे याद रखने के लिए कैसे आप करेंगे? देखो, जब भी आप कॉल करते हो, आप कॉल करके ही क्या करते हो? ऑर्डर देते हो, ठीक है। आप कॉल करके ऑर्डर देते हो कि मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, मेरे घर पे आप सामान डिलीवर कर जाएं, राइट? तो यहाँ पर आपने कॉल किया तभी आपने परचेज कर पाया, और उसका जस्ट अपोजिट होता है पुट ऑप्शन जिसमें आप सेल करते हो, राइट? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है? पुट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कंप्लीट कॉन्सोलिडेशन एज अ क्लास ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंक्लूड। देखो, इस टॉपिक से अभी ये थर्ड क्वेश्चन है, आई गेस, ठीक है। लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में कंप्लीट कॉन्सोलिडेशन कौन सा क्लास है इसमें से, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल इसमें से कंप्लीट कॉन्सोलिडेशन का है? तो देखो, बिजनेस कॉम्बिनेशन में 3 टाइप्स आते हैं आपके, एसोसिएशन, फेडरेशन एंड कॉन्सोलिडेशन, राइट? देखो, पूल एंड कार्टेल आपका फेडरेशन का पार्ट है, ट्रेड एसोसिएशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका एसोसिएशन का पार्ट है, ट्रस्ट एंड होल्डिंग कंपनीज आपका कॉन्सोलिडेशन का पार्ट है, एंड मर्जर एंड एक्विजिशन भी आपका कॉन्सोलिडेशन का पार्ट है। अब इसमें से आपसे आंसर पूछना है कंप्लीट कॉन्सोलिडेशन, ठीक है। तो देखो, कॉन्सोलिडेशन जैसे कि 2 टाइप का होता है, एक होता है पार्शियल कॉन्सोलिडेशन, एक होता है आपका कंप्लीट कॉन्सोलिडेशन, राइट? पार्शियल में क्या होता है कि 2 या 3 फर्म्स आपस में जुड़ती हैं बट पार्शियली वर्क करती हैं। वो एग्जाम्पल ट्रस्ट एंड होल्डिंग कंपनीज क्या करती हैं? सब्सिडरी कंपनीज के कुछ शेयर्स 50% से अबव शेयर्स परचेज करती हैं और उन्हें कंट्रोल करती हैं, राइट? लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं करती। बट कंप्लीट कॉन्सोलिडेशन में क्या होता है? फुल्ली कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो एग्जाम्पल है वो है यहाँ पर मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर में आपने 2 फर्म्स ए और बी मिलकर ए बन गए, ठीक है, मर्ज हो गए, राइट? एक्विजिशन में आप एक्वायर कर लेते हो दूसरी फर्म को, ठीक है। इसका फेमस एग्जाम्पल वोडाफोन एंड आइडिया, ठीक है। तो अब आइडिया खत्म हो चुका है, अब सिर्फ वोडाफोन रह गया है, राइट? मर्ज हो गए ये दोनों, तो इसी को कहा जाता है कंप्लीट कॉन्सोलिडेशन। तो मर्जर एंड एक्विजिशन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 14। कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो देखो, कार्टेल अगेन ये क्वेश्चन है बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। हर एक पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में अगर आप देखें तो एग्जामिनर का ना किसी एक टॉपिक पर ऐसा दिल आता है कि वो उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट? तो ये वही टॉपिक है बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगेन इससे 14 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। कार्टेल किसका फॉर्म है? फेडरेशन, ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कंप्लीट कॉन्सोलिडेशन, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि फेडरेशन के 2 पार्ट्स थे, पूल एंड कार्टेल, ठीक है। तो कार्टेल आपका फेडरेशन का पार्ट है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फेडरेशन, राइट? नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट क्रॉस रिलेशनशिप अंडर द स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है?
स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी एक मैनेजर के अंडर कितने पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, कितने पर्सन्स को वो कंट्रोल कर रहा है, वो कहलाता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें आपसे फॉर्मूला पूछा है क्रॉस रिलेशनशिप का। देखो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास n(n-1), n2n-1, n2n+n-1 और नोटा यानी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर तो देखो इसका नोटा ही है, नन ऑफ द अबव ही है। ठीक है, बट पहले से समझो कि ये क्रॉस रिलेशनशिप अंडर द स्पैन ऑफ कंट्रोल किसका पार्ट है, ये ग्रेकनास थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, ग्रेकनास थ्योरी में ग्रेकनास फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, उससे आप क्या करते हो, जो रिलेशनशिप्स बनती हैं उन्हें कैलकुलेट करते हो। उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो एक एग्जांपल मैं दूँ, इन्होंने जो थ्योरी में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है रिलेशनशिप्स को। जो एक मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में 3 टाइप की रिलेशनशिप बनती है। एक होती है डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, ठीक है, एक होती है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप और एक होती है आपकी क्रॉस रिलेशनशिप। डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप में इन्होंने क्या कहा कि देखो सपोज एक मैनेजर है, मैनेजर के 2 सबऑर्डिनेट्स हैं ए और बी, राइट। तो उसकी एक सिंगल रिलेशनशिप ए के साथ बनी, एक सिंगल रिलेशनशिप बी के साथ बनी, यानी डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप में उसके 2 कॉम्बिनेशन बने, राइट। फिर इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। ठीक है, सिंगल रिलेशनशिप में 2 बने थे, ग्रुप रिलेशनशिप में क्या हुआ, अगेन मैनेजर है और उसके 2 सबऑर्डिनेट्स हैं ए और बी। ठीक है, तो जो मैनेजर है उसका ए के साथ जो ग्रुप बना, ठीक है, वो बी की प्रेजेंस में बना और बी के साथ जो ग्रुप बना वो ए की प्रेजेंस में बना। यहाँ पर भी इस तरह इन्होंने 2 रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करी। ठीक है, अब देखो यानी 2+2 यानी या 4 कॉम्बिनेशन 4 रिलेशनशिप्स हो गई। फिर आपका आ जाता है क्रॉस रिलेशनशिप, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अगेन मैनेजर है, उसके 2 सबऑर्डिनेट है ए और बी। ठीक है, यानी ए की एक रिलेशनशिप बी के साथ बनी होगी, बी की एक रिलेशनशिप ए के साथ बनी होगी। अगेन यहाँ पर भी आपके 2 रिलेशनशिप्स निकल कर आती हैं, तो यहाँ टोटल कितनी रिलेशनशिप्स आई, 6, राइट। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप निकल के आई 6, इसी को कैलकुलेट करने के लिए ग्रेकोना फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि एक मैनेजर के अंडर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट, तो उन्हें कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके लिए फॉर्मूला जो है वो है R = n 2n अपॉन में 2 + n-1, राइट। ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला, जिसमें n क्या है आपके नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड R है आपका रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसका करेक्ट आंसर है और इससे रिलेटेड एक धासु ट्रिक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर प्रिपेयर की जाती है। तो राइट आंसर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक की वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी, जिसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जस्ट आप नाम देखेंगे और आपको उसका नंबर याद आ जाएगा, राइट। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 25% एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 2%, व्हाट इज द ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। ठीक है, तो जब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया हो, ठीक है, तो ROI निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, लीडिंग एंड लैगिंग आर यूज फॉर, लीडिंग एंड लैगिंग किस लिए यूज़ किया जाता है, हेडिंग, स्पेकुलेटिंग, रिड्यूसिंग टेक्स और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो लीडिंग लीड करता है और ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं जो आपकी फर्म को बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, राइट। एंड लैगिंग आपको बताता है कि जो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस थी, ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ये आपका बैकवर्ड लुकिंग है और लीडिंग आपका फॉरवर्ड लुकिंग है, राइट। अब आपसे यहाँ पूछा है कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हेडिंग, स्पेकुलेटिंग, रिड्यूसिंग टेक्स और ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये ऑल ऑफ द अबव ही इसका करेक्ट आंसर है कि ये तीनों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तीनों ही कंडीशंस में आपको फ्यूचर भी ध्यान में रखना होता है और करंट सिचुएशन भी आपको ध्यान में रखनी होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, अंडरराइटिंग कमीशंस ऑन शेयर्स एज पर सेबी गाइडलाइंस, यानी अंडरराइटर्स की जो कमीशंस होती है वो कितनी होती है। तो देखो डिबेंचर्स की होती है मैक्सिमम 2.5% और शेयर्स की होती है मैक्सिमम 5%। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा 4% एंड अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय,
यानी एक फर्म में कितने पार्टनर होंगे ये कौन डिसाइड करता है? तो ऑप्शन है आपके पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर आपका द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि पार्टनर्स की कितने मतलब कितने मेंबर्स कितने पार्टनर्स होने चाहिए। राइट, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।